A very good morning to all of you. वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर एक क्वेश्चन से संबंधित अदर जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय संविधान के कौन से भाग में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय, इसी को हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय संविधान के कौन से भाग में वर्णित है, किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, किस भाग के तहत ये आता है। आपके ऑप्शन है भाग ए भाग 5, भाग 6, भाग 7 या फिर भाग 8। तो आपका सही ऑप्शन है ए, भाग 5। अर्थात भाग 5 में संविधान ने उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश, करंट में वो कितने न्यायाधीश हैं हमारे यहाँ पे। आपके ऑप्शन है 31, 32, 33 या फिर 34। दोस्तों अभी करंट में वर्तमान में हमारे यहाँ पे 34 न्यायाधीश हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में 34 कैसे हैं? तो 34 टोटल हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, यानी एक CJI होंगे। कौन होंगे? तो एक हो गए CJI, ठीक है, CJI, और 33 अदर। ठीक है, इनको मिला के टोटल हमारे यहाँ पे कितने न्यायाधीश हो गए? तो टोटल हमारे यहाँ पे 34 न्यायाधीश हो जाते हैं वर्तमान में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना के समय उसमें कितने न्यायाधीश थे। ठीक है, जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी उस समय कितने न्यायाधीश उसमें? आपके ऑप्शन है 7, 9, 8 या फिर 10। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी। जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी तब इसमें 7 न्यायाधीश, 8 न्यायाधीश थे 1+7 के रेशियो में। कितना? 1+7 के रेशियो में टोटल 8 न्यायाधीश थे। यही जैसे मैं बताया चीफ जस्टिस थे ये, और ये जो थे वो ये अदर्स थे। ठीक है, ऐसे टोटल करके 8 न्यायाधीश थे जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई। ठीक है, इनकी न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई। आपके ऑप्शन है 2018, 2019, 2020, 2017। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2019। ठीक है, मतलब 2019 में संशोधन अधिनियम लाया गया था। संशोधन अधिनियम 2019 संशोधन लाया गया था। संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया, जिसके तहत न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया गया। और पहले, इससे पहले कितनी थी? तो इससे पहले टोटल न्यायाधीश संख्या थी 31। कितनी? 31, यानी 1+30 थी, जिसे बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? अब कर दिया गया 34, यानी 1+33। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया था न्यायाधीशों की संख्या को लेकर, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 31 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1956 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित की थी। 1956 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित कर दी गई थी, या कितनी कर दी गई थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है 12, 11, 10 या फिर 13। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है आपका बी, यानी 11। 11 का मतलब क्या हुआ? तो 11 का मतलब हुआ कि 1+10। ठीक है, 1+10, यानी अन्य न्यायाधीश जो 7 थे पहले, उन्हें 7 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब 10 कर दिया गया है ना। जो पहले 7 थे उन्हें बढ़ाकर 10 कर दिया गया, तो टोटल 8 से संख्या कितनी होगी? 11 हो गई। इसके बदले समय समय पर फिर से बढ़ाया गया है। जैसे कि 1860 की बात करें तो 1860 में कितनी न्यायाधीश हो गए थे? टोटल 13, है ना। मतलब अन्य न्यायाधीश जो है 1860 में 13 हो गए थे। इसके बाद 1813 नहीं, सॉरी 1960 है ना, 1900। फिर इसको देखें हम 1977 देखें तो 1977 में कितने हो गए थे? तो 17 हो गए थे। 1986 में देखें तो 1986 में 25 हो गए थे। और 2008 में इन्हें 30 कर दिया गया था। 2008 में इन्हें 30 कर दिया गया था। जब मैं बताया कि 2030 में थे तो 31 टोटल थे, और अभी 2019 से बढ़ाकर इन्हें 33 कर दिया गया है। और टोटल कितने होते हैं? टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं। याद रखिएगा कि इतनी बार 4 बार इन्हें बढ़ाया गया है, 13, 17, 25, 30। ठीक है, यहाँ पे 10 पहले, फिर 13, फिर 17, फिर 25 और फिर 30। तो इसे याद रखिएगा कि टोटल ऐसे संख्या बढ़ाई गई है इस टाइम पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद।
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी। संविधान का संरक्षक कहा गया सर्वोच्च न्यायालय को, हमारे उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक बताया गया, क्योंकि संविधान की संरक्षा करना, संविधान का संरक्षण करना इसका कर्तव्य है। ठीक है, तो ये संविधान की रक्षा करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार मतलब यदि संविधान में कहीं भी या किसी भी जगह पे कभी कोई ऐसी चीज़ निकल के आती है जिसमें उसकी मीनिंग को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या निकाला जाए, क्या समझाया जाए, तो उस समय पे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या दी जाएगी वही माना जाएगा या वही फाइनल होगा, उसे ही सही माना जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हाँ यहाँ पे इस बात का मतलब ये है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही व्याख्या में मॉडिफाई करने, यानी उसे बदलने, उसे परिवर्तित करने, उसमें कुछ जोड़ने, कुछ घटाने का भी अधिकार है। समय समय पर वो अपनी ही व्याख्या को परिवर्तित भी कर सकता है समय और परिस्थिति के अनुसार। तो इसलिए संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, तो आपको पता ही पड़ गया बातों से कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, और जब भी कोई डिस्प्यूट आता है तब यही उस समय फाइनल डिसीजन लेता है कि आखिर संविधान की इसमें सही व्याख्या क्या होगी या इसकी व्याख्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, यदि किसी भी बात पे है, ये मान लीजिए उन्होंने कुछ लिख के गया है जिस पे डिटेल से चीज़ नहीं बताई गई है, तो डिटेल फिर ये बताएगा कि उसका आधार क्या होगा या कितने साल तक की होनी चाहिए। जो भी चीज़ उसमें नहीं है उसको फाइनली यही डिसाइड करता है, यही बतलाता है। ठीक है, ना कि संसद, क्योंकि तब संविधान सभा ने किया था तो अभी हम सोचिएगा कि संसद करेगी, नहीं, तब हो गई। अब जो काम करेगा वो कौन करेगा, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा या सर्वोच्च न्यायालय करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे है। आपके ऑप्शन है महान्यायवादी को, संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो देखिए उसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है या फिर पार्लियामेंट को है। ये संशोधन बिल लाती है और संशोधन के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, कमी कर सकती है, मतलब जरूरत के हिसाब से जो भी जरूरत पड़ेगी कर सकती है, लेकिन अधिकार किसको है, तो ये अधिकार संसद को ही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो आपके ऑप्शन है 1909, 1919, 1945 और 1947। देखिए आपको पता होगा इसे क्या नाम हैं, इसे मार्लेमेंटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड के नाम से। इसे क्या जानते हैं, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट के द्वारा ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी भारत में। ठीक है, दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट आज का बना हुआ है उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना हमारे 1935 के एक्ट ने की थी, या 1935 के एक्ट के द्वारा की गई थी। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा, समझ में आया। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही है, 1935 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी और उसी का परिवर्तित रूप आज हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद। तो आपके ऑप्शन है और उसमें आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है ए, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है बी, यानी जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, क्योंकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करता है तब फिर ऐसे समय पे जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो सीजेआई होगा, उससे परामर्श करना उसके लिए आवश्यक हो, तो उससे परामर्श करके ही वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति फिर और करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है। ठीक है, तदर्थ मतलब होता है अस्थायी, क्या होता है, अस्थायी या टेम्पररी। ठीक है, अस्थायी या टेम्पररी। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है ना। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी फ्रांस से हमने तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान लिया है। यह अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो इसे हमने फ्रांस से लिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक एडवोकेट होने का अनुभव होना चाहिए।
ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने साल तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए आपको, कम से कम कितने साल तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 15, 20, 10 या फिर 18। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है सी, यानी 10 वर्ष। कौन सा सही है? सी, 10 वर्ष का कम से कम अनुभव आपको होना चाहिए इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको एडवोकेट या वकालत करने का कम से कम 10 वर्ष का या फिर किसी कोर्ट में जज रहने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, है ना। वकालत करने का 10 वर्ष का और जज बनकर काम करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये कहाँ पर होना चाहिए? ये हाई कोर्ट में होता है। हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत या फिर 10 वर्ष तक वकालत या फिर 5 वर्ष तक जो है वो आपको एज अ जज वहाँ पे काम करना होता है, उसके बाद ही आप ये बन सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? आपके ऑप्शन है 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 65 वर्ष तक कोई भी जो न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो अपने पद पर बना रहेगा। कितने वर्ष तक दोस्तों? तो 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है कि 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या फिर जिक्र नहीं दिया गया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। बस वहाँ पे ये लिखा गया है कि वह कम से कम 5 वर्ष तक जज या फिर 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव उनके पास में होना चाहिए, जबकि किसी उम्र का कोई जिक्र नहीं किया गया है न्यूनतम आयु का। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किन आधारों पर पद से हटाया जा सकता है? किन आधारों पर, उसके बेस क्या है जिस आधार पर उसे आप पद से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है कदाचारता, असमर्थता, दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कदाचार और असमर्थता दोनों ही बेस पे हम इसे पद से हटा सकते हैं। किस बेस पे? कदाचार के बेस पे और असमर्थता। यदि काम करने में असमर्थ नहीं है वो, ठीक है, काम करने में समर्थ नहीं है, फिर उस पर कोई किसी कदाचार का आरोप लगाया गया है, तो इन दोनों ही बेस पे से उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसे पद से कौन हटा सकता है, ठीक है। तो उसे पद से कौन हटा सकता है? अब देख लिया हमने कि किस बेस पे हटा था, कदाचार और असमर्थता, इन दोनों बेस पर हटाया जा सकता है। अब जब ये दोनों बेस पारित हो गए, प्रस्ताव पारित हो गया, प्रूफ हो गया, तो उसे हटाएगा कौन? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका सही ऑप्शन है ए, यानी इस बेस पे यदि प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन पर काम करने में असमर्थ है या उसके ऊपर कोई कदाचार साबित हो जाता है, तो फिर उसे राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकते हैं। 19, मुख्य न्यायाधीश के अवकाश लेने पर उसका पद है ये, है ना, उसका पद कौन ग्रहण करता है? उसका पति नहीं है, उसका पद कौन ग्रहण करता है? मुख्य न्यायाधीश के अवकाश लेने पर उसका पद कौन ग्रहण करता है? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ जज, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, भारत का महान्यायवादी, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यदि अवकाश ले लिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, किसी भी रीजन से, शादी हो या बीमार पड़ गया हो या कुछ भी हो, यदि वो अवकाश लेता है कुछ टाइम का, तो उसकी जगह पर जो सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे वरिष्ठ जज होगा वो उसकी जगह पर आके बैठेगा। कौन? जो भी उनके बाद सबसे सीनियर जज होंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के वो उनकी जगह जाके बैठते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, ठीक है। अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी वो अपने पद से कभी भी किसी समय अपने राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप के अपना पद छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे सर्वोच्च न्यायालय के कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, और जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर अभी भी दोस्तों ना निकलें। और प्री को बहुत कम टाइम रह गए तो अच्छे से बढ़िया पढ़ाई करें मन लगाकर, और अपडेट होते रहें, ठीक है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।